रहम का साया हम पर किए हुए हो। गुजारो कहाँ तो के मालूम सबकी, मैं तुमसे क्या कहूँ तुम सब कुछ जानते हो। जो मेरे दिल में दुआ है, जो मेरे दिल की मुद्दा है, यकीनन वो तुम सब जानते हो। On the behalf of Sindhi Language Authority, Government of Sindh, I'm privileged to have this opportunity to welcome you all to this debut class of Sindhi learning. And this is the very basic learning class for those who want to opt Sindhi or who understand, who admit that Sindhi is their second language or third language and they want to learn Sindhi as a second language. I will not use the term of non-Sindhis. There's no non-Sindhi. Everybody who's living in this region, जब मैं रीजन कहता हूं तो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता हूं, और उसमें हम जब उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम बयान करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको पता चलेगा कि वो रीजन कितना वसी है। अगर आप जानते हैं तो यकीनी तौर पर हम चाहेंगे कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन अगर नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे कि which is Indus Valley civilization. So everybody who dwells within the region, within this region, within the boundaries of Indus Valley civilizations, in his own language or her own language, and फिर चाहे वो उसकी सेकंड लैंग्वेज हो या थर्ड लैंग्वेज हो, लेकिन आप जो सीखने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, दिस इज माय प्लेजेंट ड्यूटी टू वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी फर्स्ट क्लास। सो तमाम सबनी के भलीकार, आप सबको खुश आमदेद। बहुत सारे उर्दू में बहुत सारे लोग जिनकी मादरी जुबान उर्दू है वो भी कहते हैं खुश आमदीद। लेट्स स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दिस। दिस इज खुश आमदेद, नॉट खुश आमदीद। सो खुश आमदेद उन सबको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन टू सिंधी लैंग्वेज है और उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से। लेकिन जब कभी हम कोई ज़ुबान सीखते हैं, चाहे हम फ्रेंच सीखें, चाइनीज सीखें, हम जर्मन सीखें, हम इंग्लिश सीखें, तो जब कभी उसके लवाजमात सीखना शुरू करते हैं या उसकी मॉडलिटीज सीखना शुरू करते हैं, तो जब तक हम नए जुमले या नए अल्फाज नहीं सीखते तो हमें लगता है कि जैसे हमने कुछ नहीं सीखा। तो लिहाजा ये हमारा ट्रेंड हो गया रोजाना का, चाहे हम अल्फ़ाबेट से आगाज करें, चाहे हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आगाज करें, चाहे हम किसी और चीज किसी और मॉडलिटी से आगाज करें, लेकिन हम रोजाना एक लफ्ज और एक जुमला, जो वर्ड ऑफ द वीक और वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे कहलाएगा, हम उससे आगाज जरूर करेंगे, ताकि आपके इल्म में रोजाना एक लफ्ज का इजाफा और एक जुमले का इजाफा जरूर हो, जो आप नोट डाउन करते रहें। मेरे ख्याल में मेरी टीम ने आपको आगाह किया होगा कि आपने कलम और कागज अपने साथ रखना है, ताकि आप चीजें नोट करते जाएं, और जब नोट करते जाएंगे, डेट वाइज नोट करते जाएंगे, तो यकीनी तौर पर ये आगे चलकर आपको काम भी आएंगे। एक चीज की मैं गुजारिश करूंगा, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। 5 बजे का टाइम है तो 5 बजे इन हो जाएं, क्योंकि फिर पूरे क्लास के दौरान मेरी तवज्जो मैनेज करने में लग जाएगी चीज़ों को, और जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी हिच आएगी। तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि अगर वक्त की पाबंदी हम करें तो बहुत सारे मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्ड ऑफ द डे से और सेंटेंस ऑफ द डे से। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये जो आज की क्लास है वो इंट्रोडक्शन की क्लास है, और ये क्लासेस एक बार फिर वंस अगेन लेट मी रिपीट दैट दीज क्लासेस विल टेक प्लेस फ्रॉम मंडे टू Friday from 5 p.m. to 6, almost 6:20 p.m. There will be a break at 5:40 p.m. Then we'll share another link on the group, and the class will restart at 5:42 p.m. with the new link. I hope you understand. So let's start with by welcoming you all formally, and I hope that you will enjoy this journey because हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि कोई चीज आपको सकील ना लगे, काई विषय छिप वांगुर तव्हांखे न लगे, काई विषय तव्हांखे ईअं न लगे त ॼण का शइ मुसलत थी कई वञे तव्हां ते, काई शइ तव्हां ते इन्फोर्स थी कई वञे, तव्हां हुनखे इंजॉय करियो ऐं इंजॉय कंदे तव्हां हुनखे सिखो। त असां स्टार्ट करियूं था अल्लाह साईं जे नाले सां। जीअं असां शुरू करे चुकासीं, आई होप माई स्लाइड्स आर विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो हम आगाज करते हैं अल्लाह तबारक तआला के नाम से। तो ये है सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी की सिंधी लर्निंग क्लास, ऑनलाइन क्लास, which is taking place today on 29th of December 2023. So let's start with the word of the day. आज का लफ्ज, उससे आगाज करते हैं। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स। जिस किसी का माइक्रोफोन म्यूट नहीं है उनसे मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि वो म्यूट रखें। So this is the word of the day.
हम सीख रहे हैं जुबान, और जुबान ही से, जुबानदानी ही से आगाज करते हैं आज के इस क्लास का। पहला लफ्ज जो है, वो पहला लफ्ज मैं आपको उस हर्फ से शुरू होने वाला बताता हूँ जो उन 4 हरूफ में है, जो 4 हरूफ प्योरली सिंधी जुबान के हरूफ है, जो उसके अपने हरूफ हैं, जो इंडिजीनियस हैं, जो किसी और जुबान के पास नहीं है, उसी से वो शुरू होता है। और क्या सीख रहे हैं हम? जुबान सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का जो सिंधी में लफ्ज है, हालांकि वो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में उसके मायनी तो सेम है, लेकिन उसका मफहूम अलग है, और वो लफ्ज है बोली। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। बोली। How can we pronounce? How do we pronounce? How will we pronounce it? This is Boli. This is written as Bay. You can see this letter. This letter is as we write in Urdu, Bay. Excuse me, sir. Slides are not visible. Sir, Slides are slides not are not visible. visible. You cannot see the slides. You cannot see No, the sir. slides. Okay. Let me ask my team to. I hope this is visible now. Yes, now it is visible. Thank you. Visible. May I ask your name? You are guiding me again and again. Rabia. Rabia. Thank you very much, Rabia. So, Welcome. starting with the name of Almighty Allah, this was the very first slide, and I welcomed you on the behalf of Sindhi Language Authority. And Sindhi Language Authority is an autonomous body working under Government of Sindh, and this is a free course, FREE, in bold, in underline, in red. This is a free course, okay? This is a free certificate course for those who are interested in learning Sindhi. No matter what is your first language, no matter what is the language which was learned by you for the very first time when you entered this world, koi usme mazayqa nahi, lekin if you are interested in learning Sindhi, this is a free course for everybody, whatever your mother tongue be. So this is class number 1, and we are starting from this word of the day. And as I told you that this word starts with a letter which is indigenously from Sindhi language. This is Sindhi's own letter. This is Bay. This is called Bay. This is basically Urdu's Bay. जिस तरह से उर्दू में हम बे लिखते हैं, उसके नीचे एक नुक्ता हम लगा देते हैं। आगे चलकर हम सीखेंगे कि सिंधी अल्फाबेट में या सिंधी लिपि में, सिंधी अल्फाबेट के सिंधी में बहुत सारे अल्फाज हैं उसके लिए, जिसको हम आयोटा भी कहते हैं, जिसको हम लिपि भी कहते हैं, जिसको हम अलिफ बे भी कहते हैं, जिसको हम सिंधी पट्टी भी कहते हैं। उसके जो 4 हरूफ ऐसे हैं जो इंडिजीनियसली सिर्फ सिंधी के पास है, उसमें उर्दू वाले बे में एक नुक्ते का इजाफा अगर किया जाए उसके पैरेलल, उसके नीचे, तो ये हर्फ बन जाता है बे। बे। तो दिस इज बोली। बोली। This is the very first word of the day which is being taught to you today on the very first. This is बोली। बोली। अब बोली को उर्दू में बोली भी कहा जाता है। इसके मायनी सेम है, लेकिन मफहूम अलग है। मायनी और मफहूम में फर्क होता है, और लफ्जी मायनी और लुग़वी मायने में फर्क होता है। बज़ाहिर अर्श और आसमान एक ही लफ्ज है, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे स्काई के तौर पर, लेकिन उसका मफहूम अलग अलग है। अर्श मुअल्ला का मफहूम कुछ और है, अर्श का मफहूम कुछ और है, आसमान का, उफक का, फलक का, ये तमाम जो अल्फाज हैं वो अपनी गहराई और गहराई रखते हैं। सिंधी में बोली जुबान को कहते हैं। वैसे उर्दू में डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो उसमें जो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो ये पढ़ते हैं कि बोली उसको कहते हैं जिसके अल्फ़ाबेट्स ना हो, और जुबान उसे कहते हैं जिसके पास अल्फ़ाबेट हो। लेकिन सिंधी में ऐसा नहीं है। सिंधी में कंप्लीट जुबान को ही बोली कहा जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट word of the day being taught to you, though these slides will also be shared with you in the PDF format, but आप नोट करते जाएं तो अच्छा है, उसमें लर्निंग में आसानी होती है। तो this is the word बोली with an indigenous letter, starting with an indigenous letter, बोली। बोली। This is zuban. In Urdu we call it zuban, and in English we call it language. I hope you all understood. This is the word of the day. पहला लफ्ज जो गो के आज हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बात करेंगे, तारीखी पसमंदर ते ॻाल्हाईंदासीं पाण, त सिंधी केतिरी पुराणी आहे, किथों आई, उन जो बुनियाद कहिड़ो आहे। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, बट starting from this word of the day. Next, we are, as I told you, these are
those 4 letters which are indigenously from Sindhi language. ये 4 हरूफ वो हैं कि जो सिर्फ सिंधी के पास हैं, किसी और के पास नहीं है, जिसके बारे में हम तफसील से अगली क्लासेस में बात करेंगे। जाहिर है कि जब हम उस अल्फाबेट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये जब हरूफ आएंगे तो उनके प्रोनाउंसिएशन के हवाले से भी, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, हाउ डू वी राइट इट, उसकी राइटिंग के हवाले से भी हम इन पर तफसील से बात करेंगे। दिस वन इज बे, द फर्स्ट वन इज बे, जिससे बोली स्टार्ट हुआ, मैंने आपको बताया। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स, आई विल रिक्वेस्ट यू अगेन। दिस इज ये दिस इज दाल, दिस इज दाल। जैसे उर्दू में दाल लिखते हैं, उसके ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे, ये दाल है। इसके हवाले से तफसील से हम आगे बात करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं एक रिव्यू दे रहा हूं आपको कि ये 4 हरूफ, जैसे कि मैंने जिक्र किया, तो मैं उसको आपको बता रहा हूं कि ये 4 हरूफ ऐसे हैं कि जो सिर्फ सिंधी के पास है। और दिस इज गे। तो ये 4 हरूफ हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ सिंधी अल्फाबेट्स के पास है। नाउ वी आर कमिंग टू जो जुमलो, आज का जुमला, सेंटेंस ऑफ द डे। आज का जुमला क्या है? आगाज करते हैं हम वेरी फर्स्ट ग्रीटिंग से। आपके घर पे मेहमान आता है, आप किसी से मिलते हैं, तो पहला जुमला आप क्या कहते हैं? खुश आमदेद कहते हैं, राइट? सो खुश आमदेद इज कॉल्ड इन सिंधी भली करे आया, भली करे आया। यू माइट हैव हर्ड दिस सेंटेंस, आप यकीनन वाकिफ होंगे इस जुमले से, लेकिन सर प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। दिस इज भली करे आया। दिस इज अगेन अ लेटर। ये इंडिजिनियस सिंधी का तो नहीं है, भे का तलफ़ुज़ जो है वो उर्दू में भी है, लेकिन भे की शक्ल कुछ और होती है उर्दू में। एक मुरक्कब हर्फ होता है, उसमें बे और हे के मिलाप से वो बनता है, उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन सिंधी में ये कंप्लीट एक लेटर है, जिसमें उर्दू के बे में 3 नुक्तों का इजाफा हो जाता है, भली आ जाता है। सिंधी में ये में 2 नुक्ते आते हैं, भली करे आया, खुश आमदेद। Again, let me repeat you, this is the word खुश आमदेद, not दीद. For those whose mother tongue is Urdu, बहुत सारे लोग कहते हैं खुश आमदीद. It has nothing to do with this दीद और दीदी। दीदी के साथ इसका लेना देना नहीं है, नहीं दीद के साथ। This is खुश आमदेद, purely a Persian word, क्योंकि वो डॉक्टर खिज़र नौशाही, जो कि फारसी के बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो कहा करते थे कि हर उर्दू बोलने वाला फारसी जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो फारसी जानता है, क्योंकि उर्दू एक लश्करी जुबान है, उसमें बहुत सारे अल्फाज जो हैं अरबी के, और अरबी से ज़्यादा फारसी के हैं। तो खुश आमदेद इज प्योरली पर्शियन वर्ड, और उसको हम भली करे आया के मफहूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वेलकम के तौर पर। अगर भली करे आया को एक ही लफ्ज़ में कहना हो, सिर्फ एक ही लफ्ज़ में कहना हो, तो उसको हम कहेंगे भली कार। दिस इज भली कार। You can write how to write it. भली कार also means भली करे आया, also means खुश आमदेद, also means welcome. भली कार, भली कार। अगर आप सिर्फ कहें किसी की आमद पर भली कार, तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन, भली कार, यानी आपको खुश आमदेद, या आप तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, और हमें खुशी हुई कि आप तशरीफ लाए, भली कार। सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ द डे, अॼु जो जुमिलो। अच्छा, हाणे जेके सिंधी ॻाल्हाईंदड़ आहिनि, उहे चवंदा, उहे जेकॾहिं इहो था सोचनि पिया त हीअ त बेसिक ॻाल्हियूं आहिनि, हीअ त असांखे ख़बर आहिनि, असां हिते छा था कयूं, हिन कोर्स में छा था कयूं। खोड़ सारी ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंतहाई बेसिक होती हैं, लेकिन वो खुद जो ज़ुबान बोलने वाला होता है, ज़ुबानदान होता है, उसको भी मालूम नहीं होती। मिसाल के तौर पर मां सिंधी ॻाल्हाईंदड़नि खां जेकॾहिं पुछां त उन्हनि खे सिंधी पटीअ जो 25 तख़्तियूं ख़बर आहिनि, त मां सम्झां थो त तमामु घटि अहिड़ा दोस्त हूंदा जेके जवाबु ॾींदा सिंधी पट्टी छा थी। सिंधी पट्टी हिकिड़ी अल्फ़ाबेट है, लेकिन सिंधी पट्टी की 25 अलग तख्तियाँ टेबल्स होती हैं, यानी जिसमें ज़बर वाले प्रोनाउंसिएशंस अलग होते हैं, ज़ेर वाले अलग होते हैं, मद वाले अलग होते हैं, पेश वाले अलग होते हैं, जेके कंहिं दौर में प्राइमरी उस्ताद असांखे पढ़ाईंदा, पर हाणे उहो नथा पढ़ाया वञनि पिया। त उहो सिंधी पट्टी कंप्लीट 25 टेबल्स, मां ईअं त कोन चवंदुसि नो बडी नोज़, पर ईअं चवंदुसि त तमामु घटि माण्हुनि खे ख़बर आहे। मां जेकॾहिं विसरग अविसरग पुछां त विसरग लफ़्ज़ कहिड़ा आहिनि, अविसरग लफ़्ज़ अखर कहिड़ा आहिनि, त घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी त घे घोड़े में ऐं गाफ़ ऐं हे में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, गह में ऐं घ में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, घ कीअं लिखिबो, घोड़े वारी घे कीअं लिखबी, ऐं गह कीअं लिखिबो। दीज़ आर वेरी बेसिक्स। ऐं थी सघे थो त अहिड़ियूं के बेसिक शयूं अहिड़ियूं हुजनि जेके हूअं तव्हांखे बीइंग योर मदर टंग तव्हांखे ख़बर न हुजनि, बट व्हेन यू गो थ्रू दिस कोर्स यू विल learn very basic things
जेके तव्हांखे उनको पहिरीं ख़बर न हुयूं। तनवीर अब्बासी चयो झोल ख़ाली करे आयुसि इन लाइ तोखां कुछ आऊं घुरण थो चाहें। जब रवि प्रसाद शर्मा के पास एक बांसुरी सीखने के लिए शागिर्द आया तो उसने कहा कि तुम क्या जानते हो, उससे पहले बांसुरी बजाना कितना जानते हो? तो उसने कहा कि मैं इतना 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 जानता हूँ। तो उसने कहा दफा हो जाओ, निकल जाओ, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो पूरी रात उसके उस सर्दी में, आजकल की ठिठुरती सर्दियों में, वो उसके दरवाजे पर बैठा रहा पूरी रात। उसने सुबह दरवाजा खोला तो देखा कि वो वही बैठा है। तो उसने कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मैं अपनी झोली झाड़ के आता और मैं कहता मुझे कुछ नहीं आता, फिर आप मुझे अलिफ बे से सिखाते। तो तनवीर चो तो झोल खाली करे आयुस इन लाए तोखां कुछ आऊं घुरण थो चाहियां। सो व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग वी स्टार्ट विथ एम्प्टी हैंड, ताकि हमें जो हम सीखना चाहें वो जीरो से स्टार्ट हो और उसमें बहुत सारी चीजें नई भी आ जाती हैं। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। आज हम बात करते हैं इस जुबान की अहमियत के हवाले से, सिंधी बोली की अहमियत है, सिंधी बोली की तारीख, ताकि ये मालूम हो सके कि हम जो जुबान सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या उस खत्ते की इंपॉर्टेंस क्या है। प्लीज कीप इन योर माइंड दैट एवरी लैंग्वेज हैज अ लैंड। हर जुबान को एक जमीन होती है, जुबान जमीन के साथ कनेक्टेड होती है, जुबान जमीन से फूटती है। दूसरी बात यह कि दुनिया की हर जुबान खूबसूरत है, दुनिया की हर जुबान खूबसूरत है। दुनिया की कोई भी जुबान ऐसी नहीं है कि जो किसी और से रुतबे में कम हो। हर जुबान एक एक्सप्रेशन है। बुनियादी तौर पर आप देखें कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद बुनियादी हों, लेकिन रिवाइंड करवाने की जरूरत हो कि आप दुनिया के किसी भी फर्द को देखें, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को पहचानेंगे। आंसू हर किसी के पास होता है, गम, खुशी, गुस्सा, डर, घबराहट, ये सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं कि जो यूनिवर्सल हैं, ये सब निवट होता है, एवरीबडी ओन्स इट एंड यू कैन सी एवरीबडी। चाहे आप उसकी जुबान ना समझते हो, उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये गम में है, खुशी में है, एक्साइटमेंट में है, डर में है, कपकपा रहा है। आप उसके अल्फाज ना समझ सकें, लेकिन आप उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं। लैंग्वेज जो है वो बुनियादी तौर पर कम्युनिकेशन टूल है। अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज कम्युनिकेशन टूल है। मैं आपको कुछ बताना चाहूं, मैं दर्द में तो हूं, अगर आप समझ रहे हैं, मैं खुश तो हूं, मैं एक्साइटेड तो हूं, बट क्यों हूं, उसकी वजह क्या है, उसकी मॉडलिटीज और उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने के लिए इहो ॿुधाइण जे लाइ त मूंखे असल में मूंसां तकलीफ़ कहिड़ी आहे, इहो ॿुधाइण जे लाइ लैंग्वेज काम आती है। कभी कभार हम किसी लैंग्वेज के लिए बड़ी आसानी से कह देते हैं ये तो ऐसे ही है। लैंग्वेज इज अ जर्नी, इज अ वॉयज ऑफ सेंचुरीज। उसके अल्फाबेट्स बनाने में, उसके एक्सप्रेशंस बनाने में, हर एक्सप्रेशन के लिए एक लफ्ज कार्व करने में एक जमाना लगा होता है, एक एक पीरियड लगा होता है, एक अरसा लगा होता है। उसको एक जुमले में हम जाया नहीं कर सकते। तो दुनिया की हर लैंग्वेज मुकद्दम है, मुकद्दस है। और दुनिया की जितनी जुबानें आप सीखेंगे, आप बुनियादी तौर पर अपने जहन की खिड़की खोलेंगे, आप एक अलग दुनिया से मुतारिफ होंगे। और दुनिया की कोई भी जुबान किसी जुबान से कम नहीं है। कभी कभार जो है वो हम ये सोचते हैं कि हम ये जुबान क्यों सीखें, उसकी इफादत क्या है, मतलब हमें सीखने में क्या फायदा होगा, और हमें बुनियादी तौर पर माली फवायद ही नजर आते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्कों में मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी जुबान के बारे में इतने पॉजिटिव होते हैं, और होना भी चाहिए, कि वो चाहते हैं कि मेरी ही जुबान में बात हो, साइन बोर्ड हो तो मेरी ही जुबान में हो, बात हो तो मेरी ही जुबान में हो। उसके हवाले से तफसील से हम आगे बात करेंगे। तो लैंग्वेज इज बेसिकली अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज की अगर आप डेफिनेशन जेकर तव्हां वस्फ़ हुनजी ॿुधाइण चाहियो या ॿुधणु चाहियो त उहा इहा ई आहे। त इहो हिकिड़ो कम्युनिकेशन जो टूल आहे, इहो हिकिड़ो ख़्यालनि जी ॾेवट जो टूल आहे, जेको लफ़्ज़नि ते मुश्तमिल आहे, जेको अखरनि ते मुश्तमिल आहे, जेको साइंस ते मुश्तमिल आहे। और यकीनी तौर ते असां उनखे पंहिंजे एक्सप्रेशन जे लाइ इस्तेमालु कयूं था। त हिकिड़ो अहिड़ो कम्युनिकेशन टूल जेको एक्सप्रेशन जे लाइ इस्तेमालु थिए, उनखे लैंग्वेज चइजे थो। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 7,000 जुबानें बोली जाती हैं, प्लस या माइनस थोड़ी बहुत, कम या ज्यादा, लेकिन 7,000 जुबानें बोली जाती हैं। और 300 राइटिंग सिस्टम्स में उनको लिखा जाता है। राइटिंग सिस्टम्स का मतलब यह है कि जैसे रोमन राइटिंग सिस्टम है, जैसे चाइनीज ऊपर से नीचे लिखी जाती है, जैसे रोमन राइटिंग सिस्टम है वो लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, जिस तरह सिंधी पहले लिखी जाती है, जिस तरह से पर्शो अरेबिक है जिसमें उर्दू लिखी जाती है, जिसमें
सिंधी लिखी जाती है, जिसमें फारसी लिखी जाती है, जिसमें अरबी लिखी जाती है, वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। तो ऐसे राइटिंग स्टाइल्स जो हैं वो 300 राइटिंग स्टाइल्स, वही अब 300 कमोबेश राइटिंग स्टाइल्स इन द वर्ल्ड, एंड वी हैव 7,000 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। और जिस तरह मैंने कहा कि वो तमाम जुबानें जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर मुकद्दम हैं, मुकद्दस हैं और काबिल एहतराम हैं। विच इज द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, मैं आपको बताता चलूं कि 3 साल पहले तक चाइनीज वॉज द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। लेकिन पिछले 2021-22 से इंग्लिश जो है वो नंबर 1 पर आ गया है। इंग्लिश सबसे पहले आता है, तकरीबन 1.5 खरब लोग इसको बोलते हैं, 1.5 अरब लोग इसको बोलते हैं, 1.45 बिलियन लोग इसको बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर मैंड्रियन यानी चाइनीज है अब, जिसको तकरीबन 1.25 अरब लोग बोलते हैं, 1.12 बिलियन लोग उसको बोलते हैं। उसके बाद हिंदी आती है। आपको पता है कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वहाँ की बड़ी पॉपुलेशन है जो हिंदी बोलती है, बल्कि हिंदी पूरी दुनिया में बोली जाती है। स्पेनिश है, फ्रेंच है, अरबिक है, उसके बाद ये मुख्तलिफ ज़ुबानें आती हैं। ये नक्शा आपके साथ जो है वो उस प्रेजेंटेशन के साथ शेयर होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान जो है इस वक्त इंग्लिश है। और फिर उस इंग्लिश के फिर अलग अलग उसके मोड्स हैं, यानी ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, लैटिन अमेरिकन इंग्लिश अलग है, उसके अलग अलग जो है वो अंदाज हैं। और यूरोपियन यूनियन में जो बोली जाती है वो क्योंकि अब बरतानिया जो है यूरोपियन यूनियन से अलग है और यूरोप से अलग है, तो यूरोप में और यूरोप के मुख्तलिफ खितों में जो बोली जाती है, जर्मन में बोली जाती है वो जर्मन इंग्लिश कहलाती है, जो फ्रांस में बोली जाती है वो उस तरह से अलग उसका फ्लेवर है, उसके स्पेलिंग्स अलग हैं। तो इंग्लिश जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जुबान है। I was happy the other day when I was yesterday when I was looking at the introductions of you all. So I found very um, you know a cream of learners कि जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं which are having their MPhil degrees, who are PhD scholars, who are teachers, educators। मुझे ये खुशी हुई देख कर के आप में से बहुत सारे लोग तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो MPhil स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे लोग PhD स्कॉलर्स हैं। सो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि यकीनन आपके इल्म में होंगी। तो जिस तरह से मैंने कहा कि हम जर्नी इसलिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अर्ली 20s में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लेट टीनेज में हैं, हो सकता है कि उनके लिए ये बातें नई हो। तो अगर ये आपके इल्म में है बातें, यकीनन आप में से बहुत सारों के इल्म में होंगी। तो इसको आप ये सोचकर इस सफ़र का हिस्सा मानिए कि बहुत सारे लोगों के लिए ये बातें नई भी हो सकती हैं। Now we are moving forward, talking about extinct languages। ज़बानें मरती भी हैं, जिस तरह से लोग मरते हैं परवेज़ हुक भाई के बकौल, बल्कि साइंसदानों के बकौल, जिस तरह सितारे मरते हैं, सितारा मरने के बाद ब्लैक होल बन जाता है, तो ज़बानें भी मरती हैं। जिसको बोलने वाले, जिसको लिखने वाले ना रहें, या जिस तहजीब से वो ज़ुबान का ताल्लुक रहा है, वो तहजीबें अगर ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वो ज़बानें भी मर जाती हैं। तो मरी वैल बोली छा है मतरूक ज़बान। मतरूक लफ्ज़ जो है वो तर्क से निकला है। तर्क यानी जिसको छोड़ दिया गया, तर्क होने वाली चीज़, मतरूक। मतरूक ज़बान जो तर्क की गई हो, वो मतरूक ज़बान क्या है, एक्सटिंक्ट लैंग्वेज क्या है। जिस तरह मैंने कहा कि जिसको ना पढ़ाया जाए, जिसको ना बोला जाए, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है अबरानी ज़ुबान, जिसमें बहुत सारे सहीफे उतरे। अबरानी ज़ुबान, हिब्रू जिसको कहा जाता है, बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें जो एक्सटिंक्ट हैं और इस वक्त नॉन, जिसके बारे में हमें इल्म है, जिसके बारे में नहीं है इल्म उसको छोड़ दें, लेकिन जो नॉन एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस हैं वो 573, तकरीबन 600 के करीब ऐसी ज़ुबानें हैं कि जो ऐसी ज़ुबानें हैं जिनके मरने के बारे में हमें इल्म है कि वो मर चुकी हैं। तो आइए हम अपनी ज़ुबानों को बचाएं। जो जो हमारी ज़ुबान है, खैर हमारी ज़ुबान चाहे हमारी मुल्क की कौमी ज़ुबान हो, उर्दू हो, या जो हमारे सूबों की कौमी ज़ुबानें हैं, सिंधी है, पंजाबी है, सराइकी है, पश्तो है या बलोची है, बराइबी है, उनको तो कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन फिर भी उनके फ़रोग के लिए हम काम करें। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सवाल कि सिंधी लैंग्वेज कोर्स क्यों? इसलिए कि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का मैंडेट ही यही है
जिस तरह से मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान आपने इदारा सुना होगा, नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी विच इज़ इन इस्लामाबाद, तो हमारे दोस्त हमारे उस्ताद रऊफ़ पारिक साहब, डॉक्टर रऊफ़ पारिक साहब उसके चेयरमैन हैं। तो उसका मैंडेट ही यही है कि उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए काम करे, उर्दू सिखाए, उर्दू में किताबें छापे, उर्दू में सेमिनार करवाए, उर्दू में कॉन्फ्रेंसेस करवाए। तो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का मैंडेट ही यही है, वो सिंधी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए काम करे, सिंधी ज़ुबान में किताबें छापे, सिंधी ज़ुबान के कोर्सेज करवाए, सिंधी ज़ुबान सिखाए, सिंधी ज़ुबान में सेमिनार्स करवाए और सिंधी ज़ुबान की तरफ लोगों को राग़िब करे। तो इस इदारे का मैंडेट है। इसीलिए ये दिस कोर्स इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ the mandate of Sindhi Language Authority, which is carried forward by Sindhi Language Authority. So, अल्लाह ना करे कि हमारी ज़ुबानों में से कोई ज़ुबान एक्सटिंक्ट हो, लेकिन पाकिस्तान में 77 ज़ुबानें बोली जाती हैं कमोबेश, हम थोड़ी देर में उसके बारे में बात करेंगे। तो उनमें से बहुत सारी ज़ुबानें ऐसी हैं कि जिनके बोलने वाले बहुत कम हैं। जब बहुत कम है तो ज़ाहिर है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई भी नहीं रहेगा और फिर उसका शुमार भी एक्सटिंक्ट ज़ुबान में हो जाएगा, जिस तरह से लैटिन है या जिस तरह से और ज़ुबानें हैं। ये एक बार मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन 3 मिनट में ये सेशन एंड होगा, लेकिन उसके 2 मिनट के बाद हम दोबारा से लाइव आएंगे। आपके साथ जो है लिंक शेयर किया जाएगा ग्रुप पे हमारी टीम की जानिब से। तो 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद हम मतलब 3 मिनट के बाद जब सेशन एंड होगा तो उसके 2 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे उसी स्लाइड्स से कि जहाँ पर यह सिलसिला पहुंचा होगा। सो देयर आर अबाउट 77 एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेजेस, यानी जो जिन ज़ुबानों को एक ऑफिशियल दर्जा हासिल है, वो 77 ज़ुबानें हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में बोली जाती हैं, जिनमें से 68 ज़ुबानें इंडिजीनियस हैं, इसी धरती से, इसी सरजमीन से, इसी मट्टी से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ुबानें हैं, और 9 ऐसी हैं जो नॉन इंडिजीनियस हैं लेकिन यहाँ पर बोली जाती हैं, यानी उनकी ज़मीन कुछ और है। ये बात याद रखिएगा बुनियादी तौर पर, यह बुनियादी गाल याद रखियो, तो हर बोलिए कि ज़मीन होंगी, उन्हें जो पाड़ू ज़मीन में खुद तल होंगे, तो 9 बोलियों एडियो हैं, 9 ज़ुबानें ऐसी हैं कि जिनकी ज़मीन कोई और है लेकिन वो बोली यहाँ पर जाती हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी ज़ुबान में काउंट होती हैं। जिस तरह से बंगाली है, जिस तरह से गुजराती है, ऐसी बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें, 9 ज़ुबानें ऐसी हैं कि जो इंडिजिनियसली इस खित्ते की नहीं है, पाकिस्तान की मौजूदा जोग्राफी में नहीं आती, लेकिन वो पाकिस्तानी ज़ुबानें हैं। और 68 ज़ुबानें जो है इंडिजिनियस ज़ुबानें हैं, टोटल 77 ज़ुबानें हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं। और पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानों में सबसे ज़्यादा जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, यानी पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू। उसके बाद जो सूबों की कौमी ज़ुबानें हैं उनमें सबसे ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है। ज़ाहिर है कि पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, पंजाबी बोलने वाले हर प्रोविंस में रहते हैं, तो पंजाबी 48% बोली जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सूबों की कौमी ज़ुबानों में से है वो सिंधी बोली जाती है, उसके बाद सराइकी है, उसके बाद पश्तो है, बलूची है, हिंदको है, ब्रायवी है, और 6% अदर लैंग्वेजेस हैं, दूसरी ज़ुबानें हैं कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में बोली जाती हैं। और ये जो मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ सूबों की कौमी ज़ुबानें, ये मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान की तरफ से एक और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जो है ये एक मंजूरशुदा करारदाद के तहत इनको करार दिया गया है। काश के सरकारी तौर पर भी ये अप्रूव हो जाए कि मुख्तलिफ सूबों में जो ज़ुबानें बोली जाती हैं वो उन सूबों की कौमी ज़ुबानें हैं, और उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। तो वो तमाम ज़ुबानें सीखनी चाहिए, और ख़ासतौर पर जो मिलती जुलती, एक दूसरे से मिलती जुलती ज़ुबानें हैं, काश हम सब सीख पाएँ। मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की सब ज़ुबानें कम से कम सीखने का शरफ हासिल हो, ताकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा लिटरेचर उनके बारे में हमें मालूम होगा वो ज़ुबानें सीखने से। ये उसी का ग्राफ है जिसमें मैंने आपको बताया कि सूबों की ज़ुबानों में पंजाबी सबसे पहले है, सिंधी है, सराइकी है, पश्तो है। तो ये परसेंटेज वाइज उसका ग्राफ है। ये जो आप लाइट ग्रीन देख रहे हैं ये पंजाबी का ग्राफ है, उसके बाद फिर 12% ये सिंधी है, 10% सराइकी है, फिर 8% पश्तो है, उसके बाद 8% उर्दू है। उर्दू कौमी ज़ुबान है पाकिस्तान। जो सबसे ज़्यादा हमें जो आपकी तरफ से पोल मिला वो ये मिला कि हम तमाम ज़ुबानों में ट्राइलिंगुअल उसको रखें, और मैं उसको ज़्यादा उर्दू और इंग्लिश में इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो लोग who are joining from various countries and who want to learn Sindhi as their second language or third language, so they should be comfortable. पर इन जो मतलब इहो ना आहे त मां सिंधीअ में न ॻाल्हाईंदुसि, मां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदुसि, ऐं मूंखे उमेद आहे त असां सभई हिन सफ़र में गॾु हलंदासूं। ऐं जीअं मूं चयो त पाण सभई इनखे सुहिणे नमूने सां
कैरी फॉरवर्ड करना सूं ऐं सम्झ में अचण वारियूं ॻाल्हियूं सम्झ में अचण वारे अंदाज़ में सां कंदा। सो वी वर ऑन दिस स्लाइड the percentage of the languages spoken in Pakistan. So I will be mentioning the source of this information also. वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी कहाँ कहाँ से इसको हमने सोर्स किया है और मुख्तलिफ जुबानों के हवाले से जो परसेंटेज है वो आपके सामने है। So top 10 languages, again talking about the languages spoken in all over the world, top 10 languages which are spoken in the world are Tamil, Sanskrit, Latin, Greek, उसके साथ Sumerian, Hebrew, Arabic, Korean, Chinese, गो के उनमें से कुछ मतरूक जुबानें भी हैं लेकिन उनके जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं वो बोले जाते हैं। Now we are coming to this region, talking about this region. सिंधी जुबान इस रीजन की जुबान है तो हम इस रीजन के हवाले से बात करते हैं। और एक बात जो गौर से सुनने के लायक है वो ये है कि जब हम इस रीजन की बात करते हैं तो आपके जहन में मौजूदा सूबा सिंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सूबा सिंध इज द श्रंक पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट, द रिमेनिंग पार्ट एक बचा खुचा हिस्सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ जायंट सिविलाइजेशन। मौजूदा दौर का पूरा पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है। हड़प्पा से लेकर गंधारा तहजीब के कुछ आसार और उसके आसपास में जोग्राफी के हवाले से बात कर रहा हूँ। इंडिया का काली बैंगन तक का हिस्सा, मैं आपको मैप दिखाता हूँ थोड़ी देर में, तकरीबन आधा अफगानिस्तान, तकरीबन आधा ईरान, ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द ग्लोब। तो हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की बात अगर करते हैं, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों की अगर हम बात करते हैं, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स, may I request you again. The oldest civilizations of the world, when we are talking about these are 4 oldest civilization of the world. आप सब पढ़े लिखे हैं, यकीनी तौर पर इनके बारे में जानते होंगे। और उसमें कौन कौन सी आती हैं तहजीबें? द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको रविशंकर जी वो केबीसी में अमिताभ बच्चन जी सवाल करते हैं तो उसको कहते हैं सिंधु घाटी तहजीब इसको कहते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम कहते हैं वादी सिंध की तहजीब, तहजीब वादी सिंध या वादी महरान की तहजीब जो है। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स, मैं रिक्वेस्ट यू टू प्लीज दोज whose microphones are on and unmuted, may I request you to please mute your microphones? Thank you. Sorry to bother you again and again. So number 1 is Indus Valley civilization. Then is Egyptian civilization, the great Egyptian civilization, Aram Misr or etc. Then Mesopotamia, the current day Iraq, जिसको आज के दौर का हम इराक कहते हैं, और उसके बाद फिर चाइना की सिविलाइजेशन आती है। 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं और हम सब जानते हैं। The Indus Valley civilization, which is around 2500 BCE. BCE का मतलब ये होता है कि 2023 में हम चल रहे हैं, तो अगर हजरत ईसा के बाद से ये जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ है जीसस क्राइस्ट के बाद, जो कि 2023 तक पहुंचा है, उससे पहले अगर हम काउंट करना शुरू करें -1, -2, -3, तो ये BCE काउंट होता है। उसके बाद जो है वो AD काउंट होता है, 180, 280, 380 अप टू 2023 AD, यानी ईस्वी सालों में बस ट्रेवियन ते अची वैसे पोइते वेंदासीं तो -1 BCE बिफोर क्राइस्ट ईरा, BCE बिफोर क्राइस्ट ईरा, हजरत ईसा के दौर का पहले, हजरत ईसा के दौर से पहले, जीसस के यसू मसीह के दौर से पहले, -1, -2 इस तरह से हम जाएंगे। तो 2500 जीरो से पहले, यानी 2500 कबल मसीह, जिसको हम आम फहम जुबान में कहते हैं, विच इज मोर देन, यानी 2023 ये मिला लें और 2500 वो मिला लें तो 5000 साल से ज्यादा कदीम तहजीब है। ये जो इलस्ट्रेशन है बड़ी प्यारी इलस्ट्रेशन है, जिसमें तीनों दिखाए गए हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की मूर्ति है जो यहाँ से मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर ये एंशंट इजिप्ट के आराम मिस्र की ये का सिंबल है। उसके बाद ये मेसोपोटामिया का सिंबल है। और ये इलस्ट्रेशन बड़ी प्यारी है जो आपके साथ मैंने शेयर की। अब ये है मैप। अब इसमें थोड़ा सा मैंने इसको इलाज इसलिए किया है ताकि आपको ये इल्म हो कि ये करंट डे इंडिया है। ये करंट डे इंडिया है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ये करंट डे सिंध है। अब देखें ये तो श्रंक पार्ट है जिसमें मोहनजोदड़ो आपको नजर आ रहा है। दिस इज द करंट डे सिंध एंड दिस इज बलूचिस्तान, जिसमें आप मेहरगढ़ भी देख रहे हैं। और ये उसके बाद ये पंजाब है जिसमें आप हड़प्पा देख रहे हैं। ये जो है
अब आप देखें कि ये पाकिस्तान की मौजूदा पाकिस्तान की सरहदें ये हैं जहां पर मैं मार्क कर रहा हूँ। इससे बाहर ये ईरान और अफगानिस्तान का ये हिस्सा, और ये इंडिया का, मौजूदा इंडिया का ये हिस्सा, यानी यूपी तक का हिस्सा, और या लोथल तक, ये मुख्तलिफ आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जो कि इंडस वैली की हैं। हड़प्पा जो पंजाब में है, महरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, मोहनजोदड़ो जो सिंध में है, लाड़काना में है, और ये लूथल जो इस वक्त इंडिया में है, ये तमाम जो है वो इंडस वैली की आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो ये जो पिंक शो कर रहा है ये इंडस वैली का पूरा हिस्सा है। यानी आप जो जबान सीखने जा रहे हैं ये इस पूरे खत्ते की जबान, वो किसी न किसी सूरत में उस दौर में मौजूद थी। ज़ाहिर है कि इर्तिकाई मराहिल जिस तरह से इंसान तय करता है, ज़बानें भी तय करती हैं, ज़बानें भी पैदा होती हैं, इंसानों की तरह मरती भी हैं। तो ये तमाम इस खत्ते की ज़ुबान है जिसको आप सीख रहे हैं। और ये खत्ता जो है, बुनियादी तौर पर आगे मैं बताऊंगा कि इंडस वैली क्यों कहा जाता है, कि इंडस रिवर है जो कि फ्लो करती है कश्मीर से लेकर, लद्दाख से लेकर और कराची के समंदर तक, जो कि बुनियादी तौर पर सिंधियन सी था। सिकंदर ने जब यहाँ पर हमला किया है तो उसका नाम सिंधियन सी है मैप्स में। जब अरब ने यहाँ पर कब्जा किया तो उसको अरेबियन सी बना दिया। तो ये यहाँ तक जो है, ये इस दरिया के दोनों अतराफ रहने वाली जो तहजीब है, बसने वाली, पनपने वाली जो तहजीब है, उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, या सिंधु माथरी तहजीब कहा जाता है। सिंधु माथरी तहजीब पाण सिंधी में चौनाए हो रखे, या सिंधु माथरी सभ्यता चौनाए हो, उर्दू में इसको वादी मेहरान की तहजीब कहा जाता है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड दिस सिविलाइजेशन बॉर्न एंड ब्रॉट अप अलोंग द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। ये जो दरिया सिंध है, जो अटक से भी आप बहते हुए आप देखते हैं, क्योंकि ये लद्दाख से बह रहा है। मानसरोवर झील है उसका नाम, जहां से ये बहता है, मानसरोवर झील से ये बहता है, और लद्दाख से ये बहकर और यहाँ तक आता है, कराची तक आता है, उसमें समंदर में आकर गिरता है। तो इस दरिया के दोनों किनारों पर बोली जाने वाली जुबान जो है, बुनियादी तौर पर इंडस वैली की जुबान है। आप देखें, हिंदको में बहुत सारे अल्फाज सिंधी के हैं, पोटोहारी में बहुत सारे अल्फाज सिंधी के हैं, पंजाबी में बहुत सारे अल्फाज सिंधी में हैं। आप में से अगर पंजाबी स्पीकिंग्स हो तो आप अंगूठी को मुंदरी कहते हैं, सिंधी में मुंदरी को, अंगूठी को मुंडरी कहा जाता है। पंजाबी में ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर को दोतरी और पोतरी कहा जाता है, सिंधी में असा डोटरो ऐं पोटरो चवंदा आहियूं। सिंधी में आप उर्दू, पंजाबी में उसको पैण बोलते हैं, हम सिंधी में भेण जो कहते हैं, बहन को। तो दरियाई सिंध के दोनों तरफ बसने वाली जितनी भी कौमें हैं उनमें सिंधी के अल्फाज मौजूद हैं, क्योंकि ये एक ही जुबान है। और उसकी गवाही शेर दरिया में रजाली आब्दी भी देते हैं, क्योंकि रजाली आब्दी ने बीबीसी पर प्रोग्राम किया था शेर दरिया के नाम से, जो अब किताब की सूरत में मौजूद भी है, और उसमें भी उन्होंने कश्मीर से लेकर कराची तक दरिया सिंध के दोनों जानिब बसने वाली कौमों के साथ इंटरव्यूज किए, और वहाँ की सकाफत और तहजीब को उन्होंने रेडियो पर पेश किया, और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि वो तमाम जुबानें, उसमें फ्लेवर सिंधी का मौजूद जरूर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा, वक्त की कमी है, कि इंडस वैली ने बहुत सारी चीजें दुनिया को पहली बार सिखाई। यानी ये कांसी के दौर का ये जो सिविलाइजेशन है, और उसमें उससे पहले, यानी हम जब कहते हैं कि लोग पत्ते बांधते थे, कच्चा गोश्त खाते थे, उसके बाद सिविलाइज्ड मुआशरा जो है वो दुनिया को सिखाने वाली इंडस वैली है। वो वादी सिंध की, वादी मेहरान की तहजीब है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जिया कैसे जाता है, हाउ टू लिव एक सिविलाइज्ड लाइफ। सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, कि उन्होंने एक सिविलाइज पढ़ी लिखी जिंदगी, जो इंसानों की तरह बसने वाली जिंदगी है जानवरों से हटकर, वो सिखाने वाली इंडस वैली है। आपको पता है इंडस्ट्री लव्स, ये प्रूवन है, ये कोई मिथ नहीं है। इंडस्ट्री लव्स जो है वो इंडस से निकला, और इंडस क्या है, इंडस दरिया सिंध है। यानी आप सूती कपड़ा जो पहनते हैं, जिसको कॉटन कहा जाता है आजकल, उसकी बुनियाद रखने वाले मोहनजोदड़ो के लोग थे, उसकी बुनियाद रखने वाले इंडस वैली के लोग थे। सूती कपड़ा, जो अब कॉटन पूरी दुनिया में आप देखें, क्योंकि यहाँ की कॉटन का जो क्रॉप है वो सबसे ज्यादा मशहूर था। और ये इंडस, जो जियांट इंडस रिवर है, जियांट इंडस रिवर, बहुत सारे ओशंस जो हैं, सुइज कैनाल की जो विड्थ है वो उससे कम है, ये उससे बड़ा है, तो इसको लिटिल ओशन कहा जाता था। तो यहाँ से कॉटन जो है वो यूरोप तक जाता था, यहाँ से स्लिक यूरोप तक जाता था। तो बहुत सारी चीजें, न सिर्फ खेती बाड़ी, न रुगो उन्हनि खे फसल करण असां सेखारियोसीं, पोखूं करण असां सेखारियोसीं, बल्कि उसके साथ साथ खेती बाड़ी हमने सिखाई। यानी कॉटन का कारोबार यहाँ से हुआ, लोगों ने अपने जिस्म को ढांपना शुरू किया, लोगों ने अपने घर बनाना शुरू किए। कवर ड्रेन्स आप देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो में।
आप यूनिवर्सिटीज दरसगाहें देख सकते हैं, आप ओपन बाथ देख सकते हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट देख सकते हैं, वहां की डांसिंग गर्ल, वहां की संबारा और वहां की बहुत सारी चीजें। चेस, शतरंज की बुनियाद मोहनजोदड़ो के लोगों ने डाली, यानी शतरंज का मूजिद जो है वो ये खिता है, आपका और हमारा खिता है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। आप सब, आपका ताल्लुक कहीं से भी हो, पाकिस्तान के किसी भी खिते से हो, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते हैं और ये आपकी जुबान है। तो इंडस ट्री लफ्ज जो है वो इंडस से निकला है। इंडस की जो सनत है, यानी सनत का लफ्ज हमने मुतारफ किया है, इसको इंडस्ट्री बना दिया, बाय virtue of being associated with the love with the word Indus, river Indus। इंडिगो का नाम आपने सुना होगा, नील, जिसको उर्दू में नील कहते हैं, जो आप जिससे आप कपड़े धोते हैं। ये पौधा बुनियादी तौर पर यहाँ पर, दिस प्लांट बिलोंग्स टू, दिस इज इंडिजिनस प्लांट ऑफ दिस लैंड। उनके पास सिंधिया में नीर चौंदा है, नीर जब अजरक ठहंदो, अजरक में जो जो कलर इस्तेमाल होता है, अजरक फट जाती है लेकिन उसका कलर नहीं जाता, क्यों? क्योंकि उसमें ओरिजिनल नील इस्तेमाल होता है। नीर, सिंधी में उसको नीर कहा जाता है, ये भी आप वर्ड ऑफ द डे नोट कर सकते हैं। नील का लाम हटा दें, रे लगा दें, तो ये नीर है, जिसको इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं। अगेन इंडिगो, इसका नाम इंडस से पड़ा, कि वो पौधा के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला, या सबसे पहले वहां पर उसकी बुनियाद पड़ी या वहां पर काश्त हुआ, इसलिए उसका नाम इंडिगो है। अब तो भारत की एक प्राइवेट मशहूर एयरलाइन का नाम इंडिगो एयरलाइन। तो इंड जो है वो इंडिगो, इंडस से निकला। नीर, ये उसका पौधा होता है, नंबर 1 पे आप देखें ये पौधा होता है। और आप देखें कि ये जब उससे उसके फूल इससे जुदा किए जाते हैं तो हाथों का हाल क्या होता है, ये होता है। और उसके बाद ये नील की शक्ल में आता है, जिसको हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये, और अजरक साजी की सनत में इस्तेमाल होता है। तो नीर या नील भी यहीं का है, इसीलिए इसका नाम इंडिगो है। और हम उसको, उस कलर को भी इंडिगो कलर कहते हैं, और आप सब जानते हैं। तो ये इंड जो है बुनियादी तौर पर इंडस से निकला है। बजाते खुद द कंट्री इंडिया, ये अभी केबीसी में सवाल भी आया था कि इंडिया इसका नाम क्यों है। इसका इंडिया नाम इसलिए है, ये ध्यान में रखिएगा, कि इंडिया या हिंदुस्तान जो मौजूदा 3-4 ममालिक हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, ये उसका पुराना नाम है। यानी उस खित्ते को जो कमोबेश जो जिसका मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वहां से बहने वाली सबसे बड़ी नदी और उसकी जो आर्टरीज है मुख्तलिफ, वो इंडस। तो इंडिया का मतलब यह है कि वो खित्ता जो उस इंडस के आसपास बसने वाले लोगों पर मुश्तमिल है, उसको इंडिया कहा जाता है। तो उसका नाम इंडिया इसलिए है कि दैट बिलोंग्स टू इंडस, दैट बिलोंग्स टू इंडस रिवर, दैट बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूं कि यू आर गोइंग टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ दिस लैंड व्हिच इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। वी ऑल आर डेवलपर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉट द करंट डे shrunk part of Sindh। Whether you are living in Punjab, whether you are living in Balochistan or in KP, you are a part of Indus Valley civilization, and we are all proud to be one of the developers of one of the four oldest civilizations of this world. So India, a country, lies along the banks of the Indus, इसलिए उसको इंडिया कहा जाता है। अब आते हैं कि इस खित्ते की पुरानी जुबानें कौन सी हैं, the oldest languages कौन सी है। लैंग्वेजेस तो बेतहाशा है, बेतहाशा है। यानी मौजूदा दौर के इंडिया में भी बहुत सारी हैं और मौजूदा दौर के पाकिस्तान में भी, लेकिन मैं मेन 2 फैमिलीज का जिक्र करूंगा, यानी मेन लैंग्वेज ट्रीज का जिक्र करूंगा। ये यूं कहूंगा कि उसकी 2 शाखों का जिक्र करूंगा, जिसमें से बहुत सारी जुबानें निकली। और उसमें है एक प्रोटो ड्रेविडियन, यहाँ के लोग जो बसने वाले थे उनको दरावड़ कहा गया, सिंधी में पाठ होता है दरावड़, ड्रेविडियन। तो एक है प्रोटो ड्रेविडियन फैमिली। ये एक लिंग्विस्टिक का एक गहरी बहस हो जाएगी, मैं सिर्फ उसको टच करता जाता हूं ताकि आपको एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो। एक फैमिली है प्रोटो ड्रेविडियन और दूसरी है संस्कृत, ठीक है। और सिंधी जुबान के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज आई। कुछ ने कहा कि प्रोटो ड्रेविडियन का ये एक ब्रांच है, और किसी ने कहा कि ये वैदिक संस्कृत की ब्रांच है, जिसमें वेद लिखे गए, यानी ओल्डेस्ट लिटरेचर इस सरजमीन का लिखा गया। तो बहरहाल इस बहस में ये एक लिसानियाती बहस है। मैं सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं कि जिस खत्ते का मैंने जिक्र किया कि जिस खत्ते की जुबान आप सीखने जा रहे हैं, उसकी बुनियादी लैंग्वेज फैमिलीज में प्रोटो ड्रेविडियन और संस्कृत है। अब उसमें प्रोटो ड्रेविडियन जो है was the language of the Indus Valley civilization, a conclusion of reinforced by evidence of the Indus script। जो इंडस स्क्रिप्ट आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, और इसलिए नहीं पढ़ी जा सकी, मुख्तसरन आपको बताता हूं कि इंडस वैली की जो मेन साइट है मोहनजोदाड़ो, उसकी सिर्फ 18% की
इस वक्त तक एक्सकीवेशन हो चुकी है। जेको मोहनजोदड़ो तव्हां ॾिसो था उहो हिन वक़्त ताईं सिर्फ़ु 18% 18 सैकड़ो खोटियल आहे। बाक़ी जेको तक़रीबन 82% आहे उहो ज़मीन हेठि दॿियल आहे। उहो छो नथो खोटियो वञे? छाकाणि त उनखे मौसमी असरनि खां केरु बचाईंदो? असां हिन 18% खे संभाले नथा सघूं पिया। तो हो सकता है कि बल्कि यकीनन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो पढ़ने के लायक हों, और इस 18% में से जो चीजें मिली हैं वो कंप्लीट सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स नहीं है, वो सिर्फ साइंस है या सिर्फ हरूफ है। इसलिए अब तक उसको पढ़ने में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। ये इंडस स्क्रिप्ट हमें पढ़ने में अभी तक खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरीज इसको प्रोटो ड्रेविडियन के से निकली हुई जुबान बताते हैं, कुछ इसको संस्कृत की एक ऑर्टरी बताते हैं। अब ये है इंडस स्क्रिप्ट, मैं सिर्फ आपको नमूने के तौर पर दिखाता हूं, उनमें से कुछ साइंस हैं। इंडस स्क्रिप्ट इज द अर्लीस्ट शेप ऑफ द लैंग्वेज ऑफ दिस लैंड। यानी सिंधी की जब हम इर्तकाई शक्ल देखते हैं, सिंधी का जब हम सफर देखते हैं, इर्तकाई सफर हम देखते हैं, तो उस इर्तकाई सफर में सबसे पहला फॉर्म जो हमें मिलता है, सबसे पहली जो सूरत मिलती है वो हमें ये मिलती है। यानी इंडस स्क्रिप्ट की ये सूरत मिलती है जिसमें ये साइंस आप देख रहे हैं। जाहिर है कि उस दौर में ये बजाते खुद दुनिया के लैंग्वेजेस की एक डेब्यू था। तो उसमें पहले अलामतें बनाई गई और फिर उसमें से साइंस बनी। और आप देखें बहुत सारे हरूफ पर गौर करें, चाहे उर्दू के हों या सिंधी के हों, क्योंकि सेम है। तो आप देखें, अगर ये पर गौर करें आप, अगर आप ये पर, छोटी ये पर गौर करेंगे तो आपको बत्तख के शेप की तरह लगेगा। तुए तोते हैं, जुए जालिम थे तोए, और जुए पर अगर आप गौर करेंगे तो चिड़िया के मानंद आपको लगेगा। इस तरह से काफ पर अगर आप गौर करें तो वो घोड़े या खच्चर की गर्दन की तरह आपको लगेगा। तो ये बुनियादी तौर पर सिंबल्स थे जिनको फिर कन्वर्ट किया गया हरूफ में। जैसे मैंने कहा कि ये सदियों का एक सफर होता है किसी भी लैंग्वेज को की फॉर्मेशन, कोई भी लैंग्वेज हो उसकी फॉर्मेशन, उसके हरूफ तहजी का बनना, तो ये सदियों जो सफर आए, दिस इज अ वॉयज ऑफ सेंचुरीज। तो हम उसको रद्द नहीं कर सकते, एक यकसर रद्द नहीं कर सकते। ये जुबान छोटी है, कोई जुबान छोटी या बड़ी नहीं होती, हर जुबान अहम होती है। वो आप उसके बोलने वाले से पूछें कि जो बोलता है उसको पंहिंजी बोली में मियाँ जे तू चवंदे माँ तोखे अहिड़ो साह ॾींदी ॿी बोली किथे, उसको अपनी माँ को माँ कहने में वो लुत्फ किसी और जुबान में नहीं आएगा जो अपनी जुबान में आएगा। आप अगर अपनी माँ को मॉम कहेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। जो आप माँ को माँ कहेंगे या माँ खे माँ चवंदासीं या अम्मा चवंदासीं या अम्बड़ चवंदासीं या जीजी चवंदासीं, जेको असांखे पंहिंजो मज़ो ईंदो उहो मज़ो कंहिं बि ॿी ॿोली में न ईंदो। आप सोचते अपनी जुबान में, आप ख्वाब अपनी जुबान में देखते हैं, आप गिनती और पहाड़े अपनी जुबान में आप पढ़ते हैं। आपने पहाड़ा किसी और जुबान में 1 to the 2 to the 4 आप रटा तो लगा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा जब गिनते हैं, नोट गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 पंहिंजी बोली में तव्हां वो ॻणींदा, पंहिंजी बोली में आयो, दुआ पंहिंजी बोली में ॾींदा आहियो। और जब गम का इजहार करते हैं तो भी उस वक्त आप सोचते थोड़ी अबाड़े घोड़ाड़े बाबाड़े, यू स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज। सो आप सोचते अपनी जुबान में, ख्वाब अपनी जुबान में देखते हैं, दुआ अपनी जुबान में करते हैं। आप कभी अंग्रेजी में दुआ नहीं कर सकते। यू प्रे इन योर ओन लैंग्वेज। तव्हां जेको पंहिंजी ॿोलीअ में जेका चवंदा ओ मुंहिंजा बाझारा अल्लाह, मन तव्हां उनमें बाझ एॾी हूंदी, उनमें गहराई एॾी हूंदी, वो गहराई किसी और जुबान में आ नहीं सकती। सो मूविंग फॉरवर्ड, इस जुबान का, इस खत्ते का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर, सबसे पुराने में पुराना जो लिटरेचर लिखा गया, सबसे पुराने में पुराना जो अदब लिखा गया, वो संस्कृत में लिखा गया। और वो कौन सा अदब है? वो वेद है, जो कि इंडस के किनारों पर, दरिया सिंध के किनारों पर बैठ के लिखे गए, जिनमें से ऋग्वेद एक वेद है, और उसमें इंडस की भी तारीफ की गई, दरिया सिंध की, उसकी चाल की, उसके बहने के अंदाज की तारीफ की गई। कभी मौका मिला तो आने वाली क्लासों में कोई उसका मैं ट्रांसलेशन पीस आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो ऋग्वेदा और दीगर वेद जो हैं, ये बुनियादी तौर पर बेसिक लिटरेचर है, बेसिक लिटरेचर ऑफ दिस रीजन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस के किनारों पर बैठ के लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए। यानी ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर ऑफ दिस रीजन इज वेदास। वेद्स जेके वेद लिखिया विया उहे संस्कृत में लिखिया विया, जंहिंमें ऋग्वेद भी आहे, ॿिया वेद भी आहिनि। दिस इज द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ दिस लैंड। ये मैंने आपको एक नमूना पेश किया है, ये नमूना है संस्कृत का। और संस्कृत भी जो है वो डेड लैंग्वेजेस में से, मतरूक ज़ुबानों में से, मरी वियल ज़ुबाननि में हिकिड़ी आहे। जीअं मूं ॿुधायो त इहे सिंधुअ जे किनारे ते वेही लिखिया विया।
अच्छा, इंडस वैली, इंडस रिवर के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं। दरिया सिंध, सिंधु नदी, सिंधु दरिया, अब्बासीन, आपने अब्बासीन सुना होगा, अब्बासीन इज द नेम ऑफ दिस इंडस रिवर। शेर दरिया, शीह दरिया, और मुख्तलिफ इसके नाम है। इंडस जिस तरह मैंने आपको बताया, सिंधु, मेहरान, ये तमाम नाम जो हैं ये इस दरिया सिंध के हैं। मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा गया और मुख्तलिफ अलकाब से इसको पुकारा गया। सिंधी अल्फाबेट में टोटल 52 लेटर्स हैं, जो हम सेकंड क्लास में, जो हमारी दूसरी क्लास होगी मंडे को, उसमें डिस्कस करेंगे। देयर आर 52 लेटर्स इन सिंधी अल्फाबेट। और सिंधी को ब्रिटिश ईरा में, अंग्रेज दौर में सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया। सिंध को सिंध की सरकारी जुबान बनाया गया अंग्रेज दौर में। किसने बनाया, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सिंधी जुबान की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो रिसेंट पास्ट में हुई है वो ब्रिटिश ईरा में हुई है, अंग्रेज दौर में हुई है। उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, यानी खतो किताबत जो हुआ करती थी वो सिंधी जुबान में हुआ करती। इन 1853 अरेबिक स्क्रिप्ट वाज ऑफिशियली अप्रूव्ड फॉर सिंधी अल्फाबेट। ये आपको बता दूं कि आज से 300 साल पहले जो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई का दौर था, कलहड़ा दौर हुकूमत था, सिंध पर कलहड़ों की हुकूमत थी। उस दौर में एक आलिम गुजरे जिनका नाम था मखदूम अबुल हसन दाहिरी। वो ठट्टा से ताल्लुक रखते थे, तो इसलिए मखदूम अबुल हसन ठटवी भी उनको कहा जाता था, मखदूम अबुल हसन। उन्होंने एक सिंधी का अल्फाबेट, उससे पहले सिंधी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, रोमन स्टाइल में लिखी जाती, ठीक है। यानी ये हम संस्कृत से निकलने वाली बात जो है वो, यानी उससे पहले तक वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। मखदूम अबुल हसन ने उसका एक रस्मुल खत बनाया जो अरबी, पर्शो अरेबिक, जो फारसी और अरबी के हरूफ से मिला हुआ था, वो 300 साल, 350 साल पहले उन्होंने बनाया। लेकिन उसको ऑफिशियली जो राइज किया गया वो 1853 में किया गया। 1853 में अरेबिक स्क्रिप्ट को या पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट को सिंधी जुबान के स्क्रिप्ट के तौर पर ऑफिशियली अप्रूव किया गया। और 1857 में, 1857 में, ये 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज राज की बात कर रहा हूँ, उसमें सिंधी को ऑफिशियल जुबान बनाया गया। 1853 में, 1853 में उनजी अल्फाबेट, उनजी पट्टी मुकम्मल कई वई, यानी उनजे अल्फाबेट फाइनल कई वई। 1857 में उनखे बनायो वियो उनजी ऑफिशियल बोली। सर बार्टल फ्रेयर, ये ही हुयो वो मुड़स माण्हू। This, the man behind these all outstanding deeds was Sir Bartle Frere, who was Commissioner of Sindh from 1851 to 1859. ये 8 साल जो है वो सर बार्टल फ्रेयर यहाँ के सिंध के कमिश्नर रहे। उसके बाद वो बॉम्बे के कमिश्नर बने। उनके भी बहुत सारे कारनामे, मैं उन पर जाऊंगा तो फिर ये बजात खुद एक मकतब फिक्र थे। यानी इन्होंने इरिगेशन के लिए जो काम किया, इन्होंने केमाड़ी से लेकर कैंट स्टेशन तक जो रेलवे लाइन है वो बिछाई। उसी दौर में सिंध रेलवे का आगाज हुआ कोठरी तक, ये तवील बात है। और फिर उन्होंने मलीर नदी से कुएं बनवाए, कराची के रहने वाले जानते हैं, डमलोटी के कुएं मशहूर हैं जो आज तक इरिगेशन का काम करते हैं। ये सारे सर बार्टल फेयर के कारनामे थे। लेकिन उन्होंने सिंधी जुबान के हवाले से एक तो सिंधी जुबान की अल्फाबेट मुकर्रर की, मुअय्यन की, फाइनल की, राइज की, उन खां पोइ उनखे ऑफिशियल ज़ुबान बणाई, उनखे सरकारी ज़ुबान बणाई सिंधीअ जी। त सिंधी ज़ुबान जे हीरोज़ में सर बार्टल फेयर जो शुमार थिए थो पियो। ये उनजी तफ़सील आहे त जॾहिं ये उसकी तफ़सील है कि जब ब्रिटिश कंट्रोल 1843 में, जब जंग आज़ादी के बाद या गदर के बाद जो है वो सिंधी लैंग्वेज वॉज गिवन द ऑफिशियल स्टेटस, द सिंध कमिश्नर एट दैट टाइम सर बार्टल फेयर मेड इट मैंडेटरी फॉर इंग्लिश ऑफिसर्स, अंग्रेजी जो फौज से ताल्लुक रखने वाले या सिविलियन जो ऑफिसर्स थे उनके लिए सिंधी पढ़ना लाजमी करार दिया गया कि वो जब आएंगे यहाँ पर तो सिंधी सीख के आएंगे ताकि वो लोकल्स से बात कर सकें और उनके मसाइल जान सकें। तो सिंधी अल्फाबेट उसके बाद उसको वज़ा किया गया और एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के जो सरबराह बनाए गए मिस्टर एलिस बनाए गए जो कि असिस्टेंट कमिश्नर थे, और फिर उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसमें सिंध के उस दौर के स्कॉलर्स शामिल थे जिन्होंने मखदूम अबुल हसन वाली जो सिंधी है उसको 11 महीने की मेहनत के बाद 52 हरूफ की सूरत में फाइनलाइज करके एक स्टैंडर्ड मयारी एक अल्फाबेट उन्होंने वजह की जिसमें 52 हरूफ हैं। इस वक्त सिंधी के 52 हरूफ हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको बनाया द ओनली अल्फाबेट ऑफ सिंधी लैंग्वेज।
सिंधी लैंग्वेज की एक ही मयारी अल्फाबेट उन्होंने बनाया, हिकिड़ी मयारी पट्टी ठाहियूं त हाणे इन में को बि फेर न हूंदो ऐं सभिनी जे लाइ इहा हिकिड़ी मयारी पट्टी हूंदी जंहिंखे सरकारी तौर ते वज़ा कयो वियो। 11 महीना उन जेका कमेटी आहे उन महिनत कई, उन कमेटीअ इन अल्फाबेट खे तरतीब ॾिनो। अच्छा, बाटल फेयर जो ॿियो बि हिकिड़ो कारनामो हुयो। दूसरा भी कारनामा था, पहले सिंध को हर कोई अपने अपने तरीके से लिखता था, अपने अपने स्पेलिंग से लिखता था। कोई इसको ऐसे लिखते थे, नंबर 1 SIND सिंध, कोई लिखता था SCIND, कोई लिखता था SCIND, यानी जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं आपको उसमें सिंध की स्पेलिंग मुख्तलिफ मिलती है। लेकिन सर बाटल फेयर ने ऑफिशियली एक ही स्पेलिंग वजह की, जो मौजूदा स्पेलिंग से H उसमें कम है, SIND, सिंध उन्होंने किया। अब तो खैर सिंध असेंबली के करारदाद के मुताबिक सिंध SINDH लिखा जाता है, लेकिन उससे पहले जो मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी मर्जी से लिखते थे उन्होंने ऑफिशियली सिंध की एक ही स्पेलिंग मुकर्रर की जो SIND थी। कराची के रहने वालों ने या बाहर के रहने वालों ने भी फ्रेयर हॉल देखा होगा। ये फ्रेयर हॉल या कराची में फेयर पार्क है जो उसके अराउंड है, जहाँ पर लोग आते हैं, टहलते हैं, और यहाँ पर किताबी मेला भी लगता है सस्ती किताबों का हर संडे को। फ्रेयर रोड है कराची में जिसको शारा लियाकत बना दिया गया पाकिस्तान के बाद। तो ये तमाम जो हैं ये फ्रेयर, सर बाटल फ्रेयर के नाम है। उनके जो खिदमात हैं खासतौर पर जुबान के हवाले से उनको खराज अकीदत पेश करने के हवाले से। आपको एक बात बताऊं कि सिंधी जुबान का जो रिटन लिटरेचर है वो 1000 साल से भी कदीम है, मोर देन 1000 ईयर्स। जब सुमरा पीरियड था, ये जो मॉन्यूमेंट ऊपर आप देख रहे हैं ये सुमरा पीरियड का है, तो उससे भी कदीम है। यानी सुमरा दौर में रिटन लिटरेचर लिखना शुरू हुआ। सिंधी जुबान का रिटन लिटरेचर जो लिखना शुरू हुआ वो 1000 साल पहले लिखना शुरू हुआ, लिखा जाना शुरू हुआ। इसका मतलब यह है कि इसका ओरल लिटरेचर उससे भी ज्यादा कदीम है। ओरल लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं जो सीना बसीना मुंतकिल होता है वो उससे भी ज्यादा कदीम है। तो 1000 साल तो सिंधी के रिटन लिटरेचर को हुए हैं, जो कि दुनिया की बहुत कम जुबानें होंगी, अंग्रेजी और ये बड़ी जुबान को छोड़ देते हैं, फ्रेंच और जर्मन को, लेकिन बहुत कम जुबानें होंगी जिनका रिटन लिटरेचर ही इतना जरखेज हो, इतना कदीम हो। और आपको पता है कि कुरान पाक का सबसे पहला तर्जुमा दुनिया की किस जुबान में हुआ था? कुरान पाक का पहला तर्जुमा 1883 ईस्वी बमुताबिक 270 हिजरी में सुमरा डायनेस्टी के दौरान सिंधी में हुआ था। कुरान पाक का पहला तर्जुमा सिंधी में हुआ था। किसी दुनिया की किसी भी जुबान में अगर कुरान पाक का तर्जुमा हुआ है पहला, यानी अरबी में लिखा गया, लेकिन दुनिया की वो पहली जुबान जिसमें उसका तर्जुमा हुआ वो सिंधी जुबान थी। उसके हवाले से मारूफ दानिश्वर जावेद अख्तर साहब क्या कहते हैं, वो खुद गवाही देते हैं इसकी। हालिया जो जश्न रिश्ता है उसमें उन्होंने कहा था, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि 883 AD में, यानी 883 ईस्वी बमुताबिक 270 हिजरी में कुरान पाक का तर्जुमा हो चुका है। अब हम कुछ बात करते हैं कि यानी अंग्रेज दौर में जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने काम किया सिंधी जुबान के फरोग के लिए। उसमें एक कैप्टन जॉर्ज स्टेक भी थे जिन्होंने पहला स्टैंडर्ड बुक ऑफ सिंधी ग्रामर की पहली किताब जो है स्टैंडर्ड बुक, वो 1849 में उन्होंने तैयार की। फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक ऑफ सिंधी ग्रामर दैट वाज रिटन बाय कैप्टन जॉर्ज स्टेक। और ये देखें, यानी गोरा आता है यहाँ पर, अपने जुल्म सितम तो ढाता है, हम उसको साम्राज्य तो कहते हैं, लेकिन जो उसने अच्छे काम किए हैं, यहाँ पर नहरी निजाम दे गया, यहाँ पर रेलवे का निजाम दे गया, बेशक वो अपने रहने के लिए इंतजाम कर गया, लेकिन उसमें एक ये भी था कि इस खित्ते की जुबान को उन्होंने इतनी अहमियत दी कि पहला जो स्टैंडर्ड सिंधी ग्रामर है वो यहाँ के लोकल स्कॉलर ने नहीं दिया, कैप्टन जॉर्ज स्टेक ने दिया 1849 में। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ सिंधी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे शाह जो रिसालो, इस खित्ते के सबसे बड़े शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भचाई, और उनका जो कलाम है पहली बार छपा है जर्मनी से, वो सिंध से नहीं छपा, सिंधी में प्रेस ही नहीं था। बाटल फ्रेयर ने पहली लेथो मशीन यहाँ पर राइज की थी, जिसपे लेथो पे, यानी वो दैट वाज अ प्रायर शेप ऑफ फोटोस्टेट जेरोक्स मशीन। तो यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं था,
लेकिन वो गांव गांव करिया करिया जो जाते थे तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का नाम सुनते थे। जेखों बुद्धे दबाव भिटाई 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 केरा, हु इज भिटाई, हु इज शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। somebody told him that he is the greatest poet of this land। उनके बारे में कोई बायोग्राफी अवेलेबल नहीं थी। तो where does he live, he asked। everybody told him that he is not living, he is no more, but his shrine is in Bhiksha near Hyderabad। He went there, and he went there, he was amazed to see a lot of people who are singing and who are preaching about him, about his poetry, who are quoting his poetry, who are citing his poetry, who are loving his poetry। He asked the people, where is his poetry collection, उसका मजमूए कलाम कहाँ है। तो एक गंज जिसको कहते हैं, जिसमें मजमूए कलाम था, जो अब भी दरगाह पर मौजूद है और शोकेस में सबके देखने के लिए मौजूद है दरगाह पर। तो उनके ट्रांसक्रिप्ट्स बनवाकर, उन्होंने उनकी ट्रांसपेरेंसीज बनाकर, यानी बारीक फोटोग्राफी करवाकर जर्मनी में वो वहां पर उन्होंने सिंधी में प्रिंट प्रेस लगवाया और वहां से पहली बार शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का कलाम छपवाया। डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प उनका नाम था, जर्मन स्कॉलर। ही वाज नॉट एन इंग्लिश, ही वाज अ जर्मन स्कॉलर। हम तो हर किसी को गोरा कहते हैं ना, अंग्रेज कहते हैं ना। ही वाज अ जर्मन स्कॉलर। So he, in 1866, for the very first time, published Shaj और Risalo, the poetry of Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai, for the very first time for Sindhi people। और ये उसका एहसान था कि हमारे सबसे बड़े शायर को सबसे पहला जो पब्लिशर मिला वो जर्मनी का मिला, जिन्होंने जर्मनी से जाकर शाज और रिसालो पब्लिश करवाया। और सिंधी जुबान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हुए ये बात भी जहन में रखनी चाहिए। और उन्होंने भी सिंधी ग्रामर पर एक किताब लिखी 1872 में, यानी जो स्टेक ने लिखी उसके बाद उन्होंने किताब लिखी। स्टेक ने स्टैंडर्ड ग्रामर लिखा था, लेकिन इनकी किताब भी डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प की 1872 में जो शाया हुई, वो यकीनी तौर पर एक अच्छी किताब सिंधी ग्रामर के हवाले से समझी जाती है। तो ये एक रिच बैकग्राउंड है सिंधी लैंग्वेज का, दैट वाज नेसेसरी फॉर यू टू नो about the background, the historical background of this land, and this the people from this land, the scholars of this land, the contributors of this language. So we are about to start a journey. We have started a journey, a voyage of learning a language of this land, which is called Indus Valley Civilization, Sindhu Matri Tehzeeb, Sindhu Ghati Sabhyata। हर जुबान कोई भी, बल्कि दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता, और दुनिया में कोई भी जुबान आसान नहीं होती। और दुनिया में कोई भी काम अगर आसान हो तो फिर आसान काम तो हर कोई करता है, मुश्किल काम करने में मजा आता है। हाँ, मुश्किल काम को इस अंदाज में किया जाए कि वो आसान लगे, या उसकी मॉडलिटीज इतनी आसान कर दी जाए कि दैट शुड बी इजी फॉर यू, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, दैट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, कि हम उसको इस तरह से अंजाम दें कि उसकी अंजामदही हम पर गिरा ना गुजरे। तो ये कोशिश हो सकती है। तो ये एक आगाज था, और इस आगाज में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए बयान किया ताकि हमें मालूम हो सके कि हम किस खत्ते की जुबान सीख रहे हैं, उसका बैकग्राउंड कितना ह्यूज है। बहुत सारी चीजें इसमें आपके लिए नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें इसमें आप पहले से जानते होंगे। और यकीनी तौर पर आगे वाली क्लासों में जब आपका फीडबैक और आपके रिफ्लेक्शंस हम लेंगे तो उसमें आपका व्यू पॉइंट भी हमें पता चलेगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अगर ना सुना हो तो मार्केट तो बियर बताएंगे दोनों। तो आई एम हैप्पी टू सी अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस, नॉट ओनली फ्रॉम वेरियस जियोग्राफिकल बैकग्राउंड्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, बट फ्रॉम वेरियस professions, and most of them belong to education. They are educators, and they are teachers, and there are some scholars, some MPhil scholars, some PhD scholars, and the people belonging from various sectors, कुछ यूथ है बिल्कुल नौजवान हैं, उन्हनि खे बि असां भली कार चऊं था, जेके असांखां वधीक ॼाणनि था, उन्हनि खां असांखे सिखण जो मौक़ो मिलंदो। हिकिड़ा उहे आहिनि जेके पाढ़ीनि सिंधी ॿोली था पाढ़ीनि पिया, त घणियूं ॻाल्हियूं उन्हनि मां असांखे ख़बर पवंदी, घणियूं ॻाल्हियूं असांखे तव्हांखे ख़बर पवंदियूं, कुझु दोस्त असांखे ज्वाइन बि कंदा। सो आई होप दैट दिस जर्नी, दिस वॉयज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग with the cooperation of all of you, and I hope that we will make it easy to go along, to learn more about this land and the language and the modalities of this language। और बुनियादी तौर पर ये एक मुश्किल ज़बान है, लेकिन उस मुश्किल ज़बान को आसान अंदाज में हम सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि by the end of this course you will be able to use it
at least the basic use to make it possible to use it basically, और उसको इस तरह से आप इस्तेमाल करें कि आप किसी के साथ भी सिंधी में कम्युनिकेट करने में, या कम से कम जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो उसके लिए आपको आसानी हो। और हम कोशिश करेंगे कि फिर इसी का अगर एडवांस कोर्स हम डिजाइन करें तो उस कोर्स के डिजाइन करने के हवाले से भी हमारी टीम जो है वो मुस्तैदी से काम कर रही है। कुछ दिनों में आपको बाय नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको आपके रोल नंबर्स भी असाइन हो जाएंगे, क्योंकि वो मस्जिद तो बना ली शब भर में ही माँ की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। देखते हैं कि आप में से सस्टेन कितने लोग करते हैं बाय द नेक्स्ट वीक, और उसके बाद फिर आपको रोल नंबर्स भी असाइन करेंगे और फिर मुख्तलिफ असाइनमेंट्स भी आपको असाइन करते रहेंगे। सो होप टू सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह, एंड मंडे विल बी आवर सेकंड क्लास, और उसमें हम अल्फ़ाबेट्स के हवाले से जिक्र करेंगे, और उसके बाद फिर जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो सिंधी पट्टीअ जो जिक्र कंदासूं, मुख़्तलिफ़ उन जूं जेके टेबल्स आहिनि उहे सिखंदासूं। आई होप दिस डेब्यू क्लास वॉज नॉट सो, कोई समा खराशी नहीं हुई होगी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी। I hope to see you with happy faces on Monday, and inshallah we'll learn more. If you have any feedbacks, you can forward it to the admin of your WhatsApp group. So thank you very much. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया, and looking forward to see you in the new year on 1st January, and that will be Monday at 5 p.m. onwards, inshallah. Thank you so much to everybody who